हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीम इफेक्टिवनेस के बारे में। देखिए, एक टीम है और वो टीम को एक साथ काम करना होता है। हमने पढ़ा व्हाट इज टीम, ठीक है। और ये टीम एक ग्रुप की तरह, एक सर्टन इंडिविजुअल सेट ऑफ इंडिविजुअल्स की तरह कैसे काम करता है, लेकिन उनका इफेक्टिव होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इसलिए आज हम टीम इफेक्टिवनेस के बारे में पढ़ेंगे। पहले ही बता दूं कि ये जो टीम इफेक्टिवनेस का टॉपिक है वो लंबा चलने वाला है, ठीक है। कोशिश करूंगा शॉर्ट में बताऊं, लेकिन जिस तरीके से मैंने ये स्लाइड्स को देखा है, समझा है और समझने की जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है, उस हिसाब से लंबा चलेगा। सो माइंड प्रिपेयर करके रखिए, ठीक है। और उसी तरीके से अपना पेन और पेपर साथ में रखिए। कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती है कि आपको रफ में कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के तौर पर लिखने के लिए काम आए। तो एक रफ पेपर, रफ बुक लेके रखिए और जब नोट्स आप बनाओगे तब उसे ये ऐड करते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टीम इफेक्टिवनेस के लिए। So team effectiveness gives a potential for process success, process gains. जब टीम इफेक्टिवली काम करता है तो एक प्रोसेस गेन होता है। सो पोटेंशियल एडवांटेजेस क्या है टीम्स क्या? So as a whole, team has more knowledge, ability, efforts than any single team member. एक इंडिविजुअल जितना सोच सकता है उससे कई गुना ज़्यादा जो लोग उसके साथ जुड़े हैं वो भी सोच सकते हैं। तो इसलिए जितने ज़्यादा लोग एक टीम में रहते हैं उतना नॉलेज, उतनी एबिलिटी, उतना एफर्ट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एबिलिटीज़ को यूटिलाइज करते हैं, एफर्ट्स को शेयर करते हैं एज कम्पेयर टू एनी सिंगल टीम मेंबर। Diversity of views, knowledge, experience can lead to innovation, फेवर एरर। जब भी कुछ काम करते हैं तो डाइवर्सिटी ऑफ व्यू होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, जो लीड कर सके इनोवेशंस को। और इस वजह से क्या होता है, कम से कम एरर्स होते हैं। पोटेंशियल फॉर कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, टास्क कॉन्फ्लिक्ट फोकस्ड ऑन इशू एंड नॉट पर्सनलाइज्ड। ये जो पोटेंशियल है कंस्ट्रक्टिव इफर्ट्स का, वो टास्क कॉन्फ्लिक्ट होता है और जो फोकस करता है कुछ इश्यूज में, ना कि पर्सनली, ठीक है। ये पर्सनल इश्यूज कुछ नहीं होते, ये होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल या ग्रुप इश्यूज या एक क्वेरी होता है जिन्हें हम एक साथ आते हैं और वो हमारे लिए एक टास्क है या फिर एक प्रोजेक्ट है। कैन इंक्रीज इंडिविजुअल मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। ये जो टास्क है वो इंडिविजुअल मोटिवेशन और एंगेजमेंट को बढ़ावा देती है, ठीक है। और इंडिविजुअल मोटिवेशन और एंगेजमेंट को हमेशा ही डेवलप करते रहती है और कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग मोड में रहता है। सो टीम इफेक्टिवनेस इज पोटेंशियल फॉर प्रोसेस लॉसेस ऑल्सो। जैसे गेन होता है वैसे लॉसेस भी होता है। सो पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टीम्स, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं टीम्स के? इंडिविजुअल्स बेटर फास्टर एट सम टास्क। इंडिविजुअल्स जो है वो बेटर रहते हैं, फास्टर रहते हैं कुछ कुछ टास्क में। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, पोटेंशियल फॉर डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम रहता है और पोटेंशियल रहता है डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के लिए, पर्सनलाइज और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। पर्सनलाइज और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट होता है। यहाँ पे अब ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इंडिविजुअल ने इतना काम किया और मेरा ओपिनियन आपने सुना नहीं। सो ये पोटेंशियलिटीज़ है, ये एक डिसएडवांटेजेस है। देन टीम ऑफन डोंट यूटिलाइज ऑल अवेलेबल नॉलेज, ठीक है। जितना हमें चाहिए उतना ही यूज़ करेंगे, ठीक है, टू द पॉइंट यूज़ करेंगे। जितना ज़्यादा नॉलेज अगर ग्रुप में होता तो शायद वो यूज़ होता, ठीक है। लेकिन जब ग्रुप्स की बात करते हैं, टीम्स की बात करते हैं, तो हम जो भी अवेलेबल नॉलेज है वो नहीं यूटिलाइज करते, हम डिफेंड करते हैं एक दूसरे को, टाइम लेते हैं। टाइम इज़ ऑल्सो अ वेरी नेगेटिव थिंग। टाइम कंस्ट्रेंट यानी टाइम डिसएडवांटेजेस होता है, क्योंकि एक डिसीजन में आने के लिए आपको बहुत टाइम लेना पड़ता है, बिकॉज सारे मेंबर्स का जो ओपिनियन है वो मैटर करता है। इवैल्यूएट करते हैं एप्रीहेंशंस को और प्रेशर टू कंफर्म, कंफर्म करने का एक प्रेशर जो होता है ना, कंफर्म करने का, वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज अ ग्रुप। Potential for process losses, again social loafing can occur where people exert less effort when working in a team group। यहाँ पे क्या होता है, लोग
टीम में कम एफर्ट्स देते हैं कभी कभी, क्योंकि ऐसा होता है कुछ लोग जो है वो ज़्यादा एफर्ट लेते हैं, कुछ लोग कम एफर्ट लेते हैं, तो ये लॉस है, प्रोसेस लॉस। अब ये टिप्स टू रिड्यूस सोशल लोफिंग, सोशल लोफिंग कैसे, टिप्स का सॉरी सोशल लोफिंग जो है वो कैसे कम करे, या फिर लॉसेस जो है बेसिकली वो कैसे कम करे। तो कीप ग्रुप साइज स्मॉल, ग्रुप साइज जो है वो स्मॉल रखें। इंक्रीज आइडेंटिफाइबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, आइडेंटिफाइबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करें। स्पेशलाइज करे टास्क को और एक इंडिविजुअल एफर्ट्स को, ठीक है। सेट करे क्लियर और चैलेंजिंग गोल्स को। इंक्रीज करे इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट्स को, और इंक्रीज करे आइडेंटिफिकेशन, जो भी आपके ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन है उससे। टीम इफेक्टिवनेस यूजिंग द स्केल्ड कंपैरिजन, जब आप कंपैरिजन करते हो तो कुछ स्केलिंग होनी चाहिए, कुछ मेजरमेंट होना चाहिए। सो द टीम इफेक्टिवनेस इज अ प्रूवन एंड प्रैक्टिकल डायग्नोस्टिक टूल फॉर असेसिंग टीम इफेक्टिवनेस एंड इम्प्रूविंग वर्क ग्रुप परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये एक प्रूवन और प्रैक्टिकल डायग्नोस्टिक टूल है जो कि टीम इफेक्टिवनेस को अपने काम में इम्प्रूवमेंट दिखाना और अपने ग्रुप परफॉर्मेंस को बढ़ाने का एक जरिया होता है। क्या है जरिया? स्केल्ड कंपैरिजन। Team effectiveness gives the team a very precise and reliable consensus as to what team members see going well and what needs is improvement, right? So team effectiveness एक precise और reliable consensus देता है, और टीम मेंबर जो है वो एक गोइंग वेल और जो भी इम्प्रूवमेंट नीड है हमें, ठीक है, वो हमें देता है। सो दिस ही द गोइंग ऑफ इट्स वेल बीइंग, ठीक है। जो भी अच्छा काम हो रहा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हम और आगे बढ़ाए, ये एक स्केल्ड कंपैरिजन में हमें मिलता है। Team effectiveness using the scaled comparison. Team effectiveness helps team members to very quickly pinpoint the gap between where they are and where they need to be. So जब आप स्केल करते हो कि मुझे आने वाले सेमेस्टर में 70% स्कोर करना है, और आप स्कोर करते हो 60% इन योर यूनिट टेस्ट, ठीक है। जब आप यूनिट टेस्ट में 60% स्कोर करते हो तो फाइनल एग्जाम में कितना होगा, ये आपको एक आइडिया मिल जाता है। यानी आपका जो गैप है वो पिन पॉइंट करने के लिए बहुत ही बेहतर होता है, और ये जब आप ग्रुप में या टीम में टीम इफेक्टिवनेस में यूज़ करते हो स्केल्ड कंपैरिजन, तो ये और बेहतर तरीके से काम करता है। विथ टीम इफेक्टिवनेस ऑल टीम मेंबर्स पार्टिसिपेट इन टीम इम्प्रूवमेंट थ्रू अ शेयरिंग ऑफ देयर व्यूज अबाउट टीम परफॉर्मेंस एंड नीड इम्प्रूवमेंट। तो ये जो टीम इफेक्टिवनेस है बेसिकली वो क्या करता है, टीम को इम्प्रूव करते हैं और शेयर करते हैं उनके जो व्यूज़ है, उनके जो परफॉर्मेंस है, और वो इम्प्रूव करने के लिए मदद करता है। बिकॉज आप एज अ टीम एक दूसरे को ओपिनियन देते हो, एक दूसरे के जो पॉइंट्स है वो बताते हो, स्किल्स को डेवलप करने के लिए मोटिवेट करते हो। Unlike other diagnostic tools, team effectiveness work with teams as small as 5 to 7 member। अब ये टीम इफेक्टिवनेस जो है काम करता है 5 to 7 मेंबर्स के साथ, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 7 और मिनिमम टू मिनिमम 5, इतने ही लोगों का वो टीम इफेक्टिवनेस टूल जो है डायग्नोस करेगा और काम करेगा। एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सेलेंट टीम, एक एक्सेलेंट टीम के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? बैलेंस एंड कवरेज आर टू ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एक्सेलेंट टीम्स। देखिए, जब भी आप एक टीम, एक ग्रुप बोलते हो तो उस ग्रुप में बैलेंस ऑफ ओपिनियन, कवरेज ऑफ द रेस्पेक्ट, ठीक है, सभी का रेस्पेक्ट होना, और सभी लोगों का जो क्या बोलते हैं उसे, बेसिकली हमारे जनरल लैंग्वेज में सभी का इज्जत, ठीक है। सो बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 4 लोग हैं ग्रुप में और 4 में सिर्फ 2-3 लोग मिलते हैं, चौथे को आप ज़्यादा पूछते नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी जाके ये टीम जो है अच्छे से काम करेगा। और उसके बाद कवरेज होना चाहिए। जब भी आप एज ए टीम मिलते हो, आपको सभी का जो अंडरस्टैंडिंग है, सभी के जो पॉइंट्स है, सभी के जो ओपिनियंस है, वो आपको साथ में लेकर चलना है। सो वेन एवर टीम इज़ आउट ऑफ बैलेंस इट्स वल्नरेबल। अगर आप 4 लोग हो तो 4 लोग 4 व्हीलर की तरह चलने चाहिए, ना कि 3 व्हीलर की तरह। ग्रेट टीम्स नीड कवरेज अक्रॉस की पोजिशन विद स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल प्लेयर्स। सो ग्रेट टीम क्या करता है, कवर करता है जो भी उनके की पोजिशन है, हर एक इंडिविजुअल के स्ट्रेंथ को लेकर आगे बढ़ता है। बोहम्स प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ टॉप टैलेंट।
बोहम्स प्रिंसिपल क्या करता है, यूज बेटर एंड फीवर पीपल, कम लोगों को लो बट अच्छे लोगों को लो, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ जॉब मैचिंग, फिट द टास्क टू द स्किल्स एंड मोटिवेशन ऑफ द पीपल अवेलेबल, एक टास्क को फिट करे उनके स्किल के साथ, मोटिवेट करे जो भी लोग आपके पास अवेलेबल है उनको। द प्रिंसिपल ऑफ करियर प्रोग्रेशन, an organization does best in the long run by helping its people to self actualization, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसका जो रिलेशन है करियर प्रोग्रेशन में दिखता है हमें। बोहम्स प्रिंसिपल और कहता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ टीम बैलेंस, देखिए बैलेंस जो हमने बात की थी वो फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है। सेलेक्ट पीपल हु विल कंप्लीमेंट एंड हार्मोनाइज विद वन अनदर, आप किसी को पिन पॉइंट करते हो तो वो बैलेंस नहीं है, आपको हार्मोनाइज करना है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट देना है एक दूसरे को। प्रिंसिपल्स ऑफ फेज आउट, कीपिंग अ मिसफिट ऑन द टीम डजंट बेनिफिट एनीवन, जो भी मिसफिट है टीम के साथ वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। सो फेज आउट करना है आपको, जो भी मिसफिट है उन्हें थोड़ा सा डिस्टेंस करना है, या फिर ग्रुप से अगर थोड़ा अलग ही रखेंगे तो वो बेहतर होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीम इफेक्टिवनेस, क्या क्या फैक्टर्स है जो टीम के इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करेगा। द राइट मिक्स ऑफ स्किल्स, ब्रिंगिंग टुगेदर द पीपल हैविंग डिफरेंट स्किल्स दैट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, अगर आपके पास अलग अलग स्किल सेट के लोग साथ में आएंगे तो ये जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ता जाएगा। राइट मोटिवेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है। सो टीम इफेक्टिवनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट दैट टीम इज हैविंग ऑन द प्रोजेक्ट। सो टीम इफेक्टिवनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट जो उनके प्रोजेक्ट पे वो काम करेंगे। सो राइट मोटिवेशन होना चाहिए हर एक इंडिविजुअल का, और वो मोटिवेशन ग्रुप से रिलेटेड होना चाहिए। एबिलिटी टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी उनका एबिलिटी है कॉन्फ्लिक्ट सॉल्यूशंस का वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उसका जो क्वालिटी है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए अपने प्रोजेक्ट के साथ। अगर आपको लग रहा है कि प्रोजेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है तो दैट्स नॉट अ गुड वे एंड दैट्स नॉट एन इफेक्टिव टीम इफेक्टिवनेस। व्हाट डज टीम इफेक्टिवनेस मेजर, टीम इफेक्टिवनेस क्या मेजर करता है। सो टीम इफेक्टिवनेस असेस ऑल ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ effective work groups, employing multiple statements for each of a number of basic elements. Some of the elements are, ठीक है। तो ये क्या करता है, वर्क ग्रुप्स को मेजर करता है, एम्प्लॉइंग मल्टीपल स्टेटमेंट्स को मेजर करता है। देखिए ये जब मैं देख रहा हूँ, अगर आपने रोटरी क्लब का नाम सुना होगा या रोट्रैक्ट क्लब का नाम सुना होगा तो ये लोगो आपको हमेशा दिखेगा। हमारे लिए ये कोई एक रिंग है बट उनके लिए ये एक सिंबल है, एक एम्बलम है जिन्हें वो हमेशा ही रेस्पेक्ट करते हैं, राइट। तो वो दिखाता है इफेक्टिवनेस, एक टीम को दर्शाता है। और आप गूगल करिएगा कि ये क्या चीज़ है और देखिए कि कैसे वो काम करते हैं। वो अलग अलग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो उनका डिफरेंट तरीके का होता है उन्हीं को वो साथ में लेकर चलते हैं और बेसिकली वो ग्रुप इफेक्टिवनेस में काम करते हैं। स्ट्रक्चरल एलिमेंट हमें मिलता है जब हम टीम इफेक्टिवनेस जब मेजर करते हैं। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंट बिहेवियर हमें मिलता है। सो स्ट्रक्चरल एलिमेंट यानी जो भी एलिमेंट है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होता है और इंटरडिपेंडेंट बिहेवियर है वो पॉजिटिवली रहता है। व्हाट डज टीम इफेक्टिवनेस मेजर, स्ट्रक्चरल एलिमेंट, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंट बिहेवियर। यहाँ पे स्ट्रक्चरल एलिमेंट में टीम विजन होता है, टीम गोल्स होते हैं, टीम रोल्स होता है, लीडरशिप बिहेवियर होता है। और पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंट बिहेवियर में इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता है, इनकरेज करते हैं हम इनोवेशंस के लिए। इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता है, यानी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो मैनेज भी करते हैं। नेचुरल कोलैबोरेशन भी होता है और इफेक्टिव मीटिंग मैनेजमेंट भी होता है। सो दीज आर द पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंट बिहेवियर्स। देन टीम प्रोसेसेस, ये टीम कैसे प्रोसेस होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन आवर टीम मेंबर्स गेट टू वर्क। One major issue is group team development. How do teams develop and change over time? देखिए जब हम एक साथ काम करने आते हैं ना तो मेजर इशू क्या है, टीम का डेवलपमेंट। जैसे जैसे टीम डेवलप होते जाती है, बढ़ते जाती है, वो एक मेजर इशू के तौर पे आता है। तो ये टीम कैसे चेंज होती है टाइम टू टाइम। सो टीम का एक प्रोसेस है डेवलपमेंट का। टकमैन्स मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट 1965 में इन्होंने बताया था। इंडिपेंडेंस है यहाँ पे, ग्रुप फॉर्म हो रहा है, वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है,
नॉर्मिंग हो रहा है, परफॉर्मिंग हो रहा है। सो यहाँ पे डिपेंडेंसी इंटरडिपेंडेंसी का एक फेज है, और जब परफॉर्मिंग होता है तो एडजर्निंग भी एक आता है, और रिटर्न टू इंडिपेंडेंस। बेसिकली क्या है, ये ग्रो इंट्रोडक्शन है, ये ग्रो होते जा रहा है इस तरीके से। ग्रुप ग्रुप जो है, टीम जो है, ग्रो होता है, और एक सर्टेन पॉइंट पे उसका मैच्योरिटी लेवल हो जाता है। टीम टीम बोल बोल कर, ग्रुप बता बता कर, हम फिर से एक इंडिपेंडेंट इंसान में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू होता है। सो इज दिस अ गुड मॉडल फॉर द टीम्स यू हैव एक्सपीरियंस? डज इट फिट ऑल टीम्स? तो क्या ये सही मॉडल है? क्या ये सभी टीम्स के लिए फिट होता है? देखते हैं फिर से एक और ग्राफिकल फॉर्म में। ग्रुप फॉर्म हुआ, यहाँ पे स्टॉर्मिंग हुई, यहाँ पे स्टॉर्मिंग इज नथिंग बट ब्रेन स्टॉर्मिंग भी है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी है, हर एस्पेक्ट यहाँ पे कवर होता है। देन नॉर्मिंग हुआ, नॉर्मलाइज हुए। फिर फंक्शनल जो है हमारा बहुत ही अच्छे से चला, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है, एज अ ग्रुप हम बहुत ही हाईली परफॉर्मिंग है। यहाँ पे हम सारे लोगों को इन्फॉर्म करते कि वी आर डूइंग गुड, वी आर रनिंग सक्सेसफुली। लेकिन उसके बाद कन्फर्मिंग में जब आते हैं तो दो चीज़ें होती है, एक तो डीफॉर्मिंग हो जाता है, ग्रुप डिसमेंटल हो जाता है, इंडिविजुअल अलग अलग अपने अपने रास्ते जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और उस हिसाब से फिर उसका परफॉर्मेंस जो है आगे बढ़ता है। सो टीम डेवलपमेंट के लिए चार एस्पेक्ट्स है, एक परफॉर्मिंग है, एक फॉर्मिंग है, एक स्टॉर्मिंग है, एक नॉर्मिंग है। सो ये बेस्ड ऑन ट्रकमैन्स मॉडल है। परफॉर्मिंग्स में सिनर्जी, फ्लेक्सिबल, रिसोर्सफुल, ओपन, इफेक्टिव, सपोर्टिव, सेटिस्फाइड, ये सारे फैक्टर ज़रूरी है। जब फॉर्मिंग की बात करता है तो पोलाइट होना चाहिए, इम्पर्सनल होना चाहिए, वॉचफुल होना चाहिए, गाइडेड होना चाहिए, और टेंटेटिव इंटरेक्शन ज़रूरी है। लेकिन जब हम स्टॉर्मिंग की बात करें तो कन्फ्रंट करना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फ्लिक्ट को कन्फ्रंट करना बहुत ज़रूरी है, ऑप्ट आउट करना है डिफ़िकल्टीज, और फील स्टक जो रहेंगे हम। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यार मैं इस ग्रुप में फिट नहीं हो रहा, तो आपको कन्फ्रंट करना चाहिए, आपको बताना चाहिए, और उसके रीज़न जो है आपको सही से देना चाहिए। उसके बाद ही आपको ग्रुप से बाहर होना चाहिए। देन नॉर्मिंग में आपके जो एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस है वो गेट फीडबैक, कोप विद द इश्यूज, डेवलप स्किल्स, ये सारी चीज़ें आपके नॉर्मिंग में कवर हो जाती है। देन टीम प्रोसेस जो है डेवलपमेंट का, वो देखते हैं। अदर मॉडल सजेस्ट दैट ग्रुप डोंट गो थ्रू स्टेजेस एट ऑल बट कॉम्प्लेक्स साइकिल्स। तो ये स्टेजेस में नहीं जाते, एक कॉम्प्लेक्स साइकिल्स में वो कन्वर्ट होते हैं। सो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, गर्सिक कहते हैं कि लॉन्ग पीरियड ऑफ लिटिल और नो डेवलपमेंट। जितना ज़्यादा आप रहते हो उतना कम डेवलपमेंट होता है, या फिर डेवलप नहीं होता। इंपॉर्टेंट टाइम्स, लूमिंग डेडलाइन, हाफ वे पॉइंट्स पर एक्टिविटी एंड चेंज। सो इम्पोर्टेंट टाइम्स क्या होता है, एक डेडलाइन फुलफिल करने के लिए, या फिर हाफ वे पॉइंट आप कुछ करते हो, तो वो पर एक्टिविटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रिगार्डलेस ऑफ मॉडल, सेंट्रल प्रोसेसेस अकर ड्यूरिंग टीम डेवलपमेंट। एक सेंट्रल प्रोसेस जो है वो आ जाता है टीम डेवलपमेंट है, और टीम मेंबरशिप फॉर्मेशन जब देखते हैं तो कोहेजन एंड बॉन्डिंग टू ग्रुप। ठीक है, एक ग्रुप को बॉन्ड करके रखना, स्टार्ट टू थिंक ऑफ टीम एज अ पार्ट ऑफ सोशल आइडेंटिटी। ग्रुप और टीम को एक सोशल आइडेंटिटी की तरह हम देखें। टीम कॉम्पिटेंस करे, रूटीन्स करे, रोल्स करे, नॉर्म्स करे, जो इम्प्रूवमेंट है इफेक्टिवली वो हमें ध्यान देना चाहिए। शेयर्ड मेंटल मॉडल होना चाहिए, मतलब हमारा जो मेंटल या साइकोलॉजिकल मॉडल्स है, थिंकिंग है, रिसोर्सेस है, गोल्स है, वो हमें शेयर करते रहना चाहिए। Cohesion is nothing but an attraction to group or task and desire to remain a member, result from both cognitive and emotional processes. So cohesion क्या करता है, it increases। ठीक है, ये कोहेशन या फिर अट्रैक्शन कब बढ़ता है, व्हेन मेंबर्स आर सिमिलर, जो हमारे साथ हमारे कंधे से कंधे जुड़ा रहा है, तो वहाँ पे अट्रैक्शन टू ग्रुप होता है। टीम्स आर स्मॉलर, जब कम लोग रहते हैं एक टीम में तभी कोहेशन होता है। मेंबर्स इंटरैक्ट फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंट इंटरैक्शन होता है। समवॉट डिफिकल्ट टू एंटर द टीम, कभी कभी एक टीम में एंटर करना भी डिफिकल्ट हो जाता है, तभी कोहेशन होता है। और टीम सक्सेस जब होती है और एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन जब होता है, तभी कोहेशन या फिर अट्रैक्शन टू ग्रुप और टास्क एंड डिजायर टू रिमेन अ मेंबर। देन टीम प्रोसेस में कोहेजन इज जनरली बेनिफिशियल, मोर मोटिवेशन, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, विलिंग टू शेयर इन्फॉर्मेशन, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद इन टीम, बेटर परफॉर्मेंस इफ टीम्स नॉर्म्स अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बेनिफिशियल होती है कोहेजन के थ्रू, और हार्मफुल भी है कुछ। कोहेजन कैन बी हार्मफुल व्हेन टीम मेंबर्स स्टॉप डूइंग अबाउट टू प्रोटेक्ट ग्रुप
टीम नॉर्म्स इनकंसिस्टेंट विद ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स। टीम मेंबर जो है वो अपने टीम को या ग्रुप को प्रोटेक्ट करना जब बंद करती है तभी ये हार्मफुल है। और उनका इनकंसिस्टेंट जो बिहेवियर है वो भी एक बहुत बड़ा नॉर्म है या हार्मफुल सिचुएशन है। उफ, टीम प्रोसेस। टीम प्रोसेस में जब ट्रस्ट की बात आती है तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को ध्यान देना पड़ता है। जब ट्रस्ट होगा तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज हम किसी भी ग्रुप में या फिर रिलेशनशिप में हो वो आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। सो ट्रस्ट रेफर्स टू पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ अनदर पर्सन इन सिचुएशंस इन्वॉल्विंग रिस्क। तो ट्रस्ट इज नथिंग बट अ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। आप किसी से नेगेटिव एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो कि आप मुझे मारो या फिर आप ग्रुप में कोई गलत काम करो या फिर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है ग्रुप है उनको उनका नाम खराब करो। ठीक है, तो यह हमेशा ही पॉजिटिवली होता है। एंड देन 3 लेवल्स ऑफ ट्रस्ट है। एक कैलकुलस बेस्ड ट्रस्ट है, नॉलेज बेस्ड ट्रस्ट है, आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ट्रस्ट है। So based on emotional bond and mutual understanding likely to be present in highly effective teams। So ये emotional bond है, mutual understanding से बनता है और present सिनेरियो में highly effective teams भी बन के आती है। स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव टीम इफेक्टिवनेस। तो स्ट्रैटेजी क्या करनी चाहिए टीम की इफेक्टिवनेस के लिए? द टास्क ऑफ बिल्डिंग बेटर टीम्स एंड इम्प्रूविंग देयर इफेक्टिवनेस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 4 सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स। तो 4 सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स को हम बात करेंगे और वो होगी हमारी स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव टीम इफेक्टिवनेस। सबसे पहले क्लैरिफाई योर टीम मिशन। टीम मिशन को क्लैरिफाई करें, हमें क्या अचीव करना है, क्या मिशन है हमारा। सेट टीम गोल्स, टीम के गोल को सेट करें कि ये जो मिशन है वो कब तक अचीव करना है, किस तरीके से करना है। क्रिएट अ प्लान, प्रोसेस को प्लान करें, उस गोल को उस मिशन को अचीव करने का जो तरीका है। बेसिकली देखिए यहाँ पे हमने मिशन सेट किया, उस मिशन के अंदर भी गोल सेट किया और उस गोल को और मिशन को अचीव करने के लिए एक प्रोसेस, एक प्लान, एक तरीका यहाँ पे हमने क्रिएट किया। एंड उसके बाद उसका रिव्यू जो है वो हमें कंडक्ट करना है। रिव्यू इज़ नथिंग बट योर फीडबैक कि किस तरीके से आपका काम चल रहा है और कब तक इस गोल को अचीव करोगे, कब तक इस मिशन को आप अचीव कर पाओगे। देर इज़ नो प्लान बी, सो यू हैव टू बी ए टीम एंड उस हिसाब से आपको काम करना है। Clarify your team mission. Make sure that your team mission is the team's reason for being, its purpose. So clarify करना है आपको आपके टीम मिशन को और उसके reasons भी आपके members को आपको देना है। So if you are a team, if your team is responsible for new product, your mission might be to create innovative product and services that might make the client's life easier and more enjoyable, or products and services that save the client money. सो अगर आप किसी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए या उसके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो आपका मिशन होना चाहिए कि इनोवेटिव प्रोडक्ट दे या सर्विस दे और क्लाइंट का लाइफ जो है ईजियर हो, एन्जॉयबल हो और उनका आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो क्लाइंट का पैसा भी सेव करे एज कम्पेयर टू देयर मार्केट कॉम्पिटिशन एंड मार्केट प्राइस। हाउ टू सेट अ टीम गोल्स। टीम गोल्स को कैसे सेट करें? So every team should have a definite objective or goals. There are some guidelines for setting up the team goals. टीम गोल्स को सेट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस है। The 3 laws of team. Rule 1, Rule 2, Rule 3. Rule 1, team goals, own goals और other member goals. अदर मेंबर गोल्स एंड ओन गोल्स। तो ये ट्रायंगल जो है वो अलग अलग तरीके से भी आप देख सकते हो, चाहे वो आप यहाँ से शुरू करो या फिर आप यहाँ से शुरू करो। ठीक है, तो टीम गोल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देन उसके बाद अदर मेंबर गोल्स, उसके बाद खुद का। देखिए आप किसी ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, लीडर हो, तो आपको हमेशा ही आपके गोल्स को कम रखना पड़ेगा, कम प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। उसके बाद अदर मेंबर्स के क्या गोल है, क्या वो गोल हमारे टीम्स में मैच करते हैं, उस हिसाब से परफॉर्मिंग टीम का एक स्ट्रक्चर है। लेकिन इन्वर्टेड टीम की जब हम बात करते हैं तो टीम गोल हमेशा आता है, अदर मेंबर्स गोल आता है और ओन गोल्स आता है। सो रूल नंबर 1, जब इन्वर्टेड टीम होता है तो खुद के गोल्स पे ध्यान देते हैं, फिर मेंबर्स के गोल पे ध्यान देते हैं, फिर पूरे टीम का जो गोल है उस पर ध्यान देते हैं। सेटिंग अप टीम गोल्स। टीम गोल कैसे सेटअप करें? द गोल शुड सपोर्ट द टीम्स मिशन और पर्पस। ठीक है,
ये मिशन और पर्पस को सेट करना बहुत ज़रूरी है। गोल शुड बी मेजरेबल। गोल जो है रियलिस्टिक होने चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। और गोल शुड हैव अ डेट, एक पर्टिकुलर डेडलाइन या डेट होना ज़रूरी है। अब गोल्स, व्हाट, बाय व्हेन, एस्टैब्लिश्ड फॉर टीम। सो यहाँ पे जो कलर्स दिख रहे हैं आपको वो अलग अलग तरीके से हैं। व्हाट, यस, वेट, नो, बाय व्हेन, यस, बाय व्हेन, नो। तो ये एक है मिस्ड डेडलाइन, वेस्टेड टाइम ऑन irrelevant pieces, वर्क बिलो क्वालिटी, कंप्लीशन फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू रिपीटेड वर्क प्रोसेस, इस पे आपको काम करना है। apathy amongst the team, distrust of management and each other, irrelevant competition for resources, यहाँ पे आपको ध्यान देना है लेकिन इसमें उलझे नहीं रहना है। तो इसलिए what, no, क्या नहीं होना है, by when, ये कब तक नहीं होना है, ठीक है। So team coordination is important, task completion dates, explicit assumption of who is doing what by when, teamwork happens with little intervention फ्रॉम मैनेजमेंट। सो ये जो है हमेशा हमारे लिए ध्यान देने वाली चीज़ है और ये हमारा एक गोल सेटिंग बॉक्स है। फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू पीपल ऑपरेटिंग ऑफ देयर ओन एजेंडा, मैनेजमेंट कंसिस्टेंट चेंजेस, एक्सपेक्टेशन, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। तो ये दोनों बॉक्स जो है हमारे लिए गोल सेटिंग एजेंडा होता है। यहाँ पे जो दोनों है वो हमारे लिए ना के बराबर है और वो होना नहीं चाहिए एक गोल में जब गोल सेटिंग करते हैं। So goals are nothing but what is to be achieved, and values are nothing but what is important to your team, and behaviors are nothing but the above the line or below the line. मतलब आप इस certain line के बाहर नहीं जा सकते, इस certain line के अंदर आप कुछ गलत कह नहीं सकते। So ability to execute, typical IT profile, all round क्लिक व्यू कंसल्टेंट, टिपिकल बिजनेस एनालिस्ट, मैनेजमेंट। सो आपका विजन कैसे होना चाहिए, हर डायमेंशन में आपका विजन होना चाहिए और हर डायमेंशन में आप अपने बिजनेस को, अपने टीम को ऑर्गेनाइज कर सके, वैसे आपको अपना एक विजन बनाना चाहिए। क्रिएट प्लान, अ टीम प्लान इज सिंपली अ रिटन ब्लूप्रिंट फॉर द टीम्स सक्सेस। तो एक ब्लूप्रिंट होना बहुत ज़रूरी है। स्पेल्स आउट द टीम्स मिशन, वो टीम्स मिशन को बताता है, टीम्स के गोल्स को बताते हैं और एक स्ट्रेटजी लेआउट बताता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है कि हर टीम में कौन क्या काम करेगा। और जो आउटलाइन है कि पर्सन जो है और वेदर इट इज़ ही और शी जो भी अकाउंटेबल है वो अपना जो आउटलाइन है वो कैसे पेश करेगा और वो डेडलाइन कैसे फुलफिल करेगा। कंडक्ट प्रोग्रेस रिव्यू, एक प्रोग्रेस रिव्यू भी कंडक्ट करना है बिकॉज टीम में जितने लोग भी काम कर रहे हैं क्या उनका ग्रोथ हो रहा है, उनका ग्रोथ हो रहा है तो टीम का ग्रोथ हो रहा है। सो दीज आर सिंपली मीटिंग्स वेयर द टीम मेंबर्स कम टुगेदर टू डिस्कस द टीम्स रिजल्ट्स एंड फ्यूचर प्लान। सो एक टीम मीटिंग होता है, टीम रिव्यू होता है, वो अपने टीम मेंबर्स के साथ बैठते हैं और टीम के रिजल्ट्स को और फ्यूचर प्लान्स को बात करते हैं, डिस्कस करते हैं और प्लान करते हैं। आइटम्स टू बी कवर्ड इन टीम प्रोग्रेस रिव्यू, जब टीम प्रोग्रेस रिव्यू होती है तो क्या क्या चीज़ कंसिडर करना पड़ता है। नंबर 1, चेक टू मेक श्योर द टीम इज इफेक्टिवली अकम्प्लिशिंग इट्स मिशन। टीम जो है अपने मिशन को अकम्प्लिश कर रही है, रिव्यू कर रही है टीम के गोल्स को और नेसेसरली एडजस्टमेंट जो हो रहा है वो भी हमें देखना है, ठीक है। ग्रेट टाइम टू कीप द टीम गोल्स आउट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। टीम गोल्स को थोड़ा सा साइड में रखे और अपने इंडिविजुअल जो गोल्स है टीम को जो टीम गोल्स के अंदर भी आपको जो कुछ काम दिया है वो ध्यान देना है। देखिए एक पर्टिकुलर डेट और गोल सेट किया आपने टीम का, लेकिन उसमें एक एक्स पर्सन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो टीम रिव्यू जब बैठेगी या प्रोग्रेस रिव्यू जब होगा, ठीक है, तो आपको वो चीज़ बताना है कि मेरी तरफ से ये काम हो गया है, ये काम बाकी है, ये XYZ तारीख तक ये होगा। सेट अ डेट फॉर द नेक्स्ट प्रोग्रेस रिव्यू, अगले प्रोग्रेस रिव्यू के लिए एक डेट सेट करें। रिव्यू द टीम प्लान एंड डिटरमाइन इफ any updates or changes need to be made to make the team more effective. Talk about the things that are working well and discuss what area need to be improved. So review करना बहुत ज़रूरी है टीम का, ठीक है। डिटरमाइन करना है अपडेट्स को और चेंजेस को। क्लैरिफाई करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉर ईच टीम मेंबर एंड द एक्शन दे नीड टू टेक नेक्स्ट, ठीक है। सारे लोगों के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको आप ध्यान में रखते हुए टीम मेंबर्स के जो भी एक्शंस है वो अगला कदम क्या होना चाहिए वो भी उन्हें बताना ज़रूरी है प्रोग्रेस रिव्यू में। टीम्स कैन कंटिन्यूसली improve their effectiveness by focusing on improving their functioning in 5 keys area। 5 की एरिया में जब आपका फंक्शनिंग होगा तभी आपका कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होगा और टीम इफेक्टिवनेस हमेशा ही फोकस
और इम्प्रूविंग रहेगा। सो क्या क्या की एरियाज है, गोल्स है, रूल्स है, प्रोसीजर्स है, रिलेशनशिप है और लीडरशिप है। सो 5 key areas for team improvement. Number 1, goals. What the team aspires to achieve, क्या अचीव करना चाहते हैं, किस मेंबर का क्या रोल है, किस तरीके से, कौन से मेथड से वो टीम जो है काम कंडक्ट करेगी। रिलेशनशिप क्या है, टीम मेंबर्स का साथ में चलती है या इंडिविजुअली काम कर रहा है। हाउ द लीडर सपोर्ट द टीम इन अचीविंग रिजल्ट्स, लीडरशिप स्किल कैसा है, लीडरशिप क्वालिटी कैसी है। सो क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पॉजिटिव रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और क्लियर प्रोसीजर्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो ये आपका क्लियर गोल्स है, विजन, मिशन, वैल्यू एंड प्लान्स, ये सब कवर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप मेकिंग नोट्स एंड कीप स्टडिंग। कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो तो पहले आप मुझे मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप से मैसेज भी कर सकते हो या फिर 923 कॉल भी कर सकते हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।